तो प्यारे परीक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे आने वाली टीजीटी, पीजीटी सारी शिक्षक शिक्षा की परीक्षा जो 7-8 अगस्त में आयोजित होगी। मॉडल पेपर 5 2016 में आयोजित हुई टीजीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र पर आधारित है। कोई भी अच्छा परीक्षक विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को जरूर देखता है प्रश्न बनाने से पहले। वो इसलिए नहीं कि उसे प्रश्न बनाने नहीं आते, एक्चुअल में वो देखना चाहता है कि पिछली बार कौन कौन से प्रश्न आए ताकि एज इट इज ना रिपीट हो जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि टीजीटी जो परीक्षा है वो बीपीएड बेस्ड है, तो उसकी आधारभूत जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स को कवर करना अनिवार्य होता है। इसी को दृष्टिकोण रखते हुए मैंने 2016 का जो टीजीटी का परीक्षा थी उसका पेपर देखा और उससे आधारित प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। लगभग मुझे आशा है इसमें से 15 से 20 प्रश्न इस मॉडल पेपर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी परीक्षा में आएंगे। इसीलिए समय व्यर्थ न करते हुए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। पेन पेपर ले लें, अपना भी परीक्षा साथ साथ करते चलें। तो प्रश्न संख्या, ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एथलेटिक्स और ओलंपिक, क्योंकि विगत वर्ष भी आप देखें ओलंपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न ओलंपिक से संबंधित है। द 5 इंटरलिंक्ड रिंग ऑफ 5 डिफरेंट कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट। ओलंपिक का जो फ्लैग है उसमें 5 छल्ले जुड़े हुए हैं और उनके 5 अलग अलग कलर हैं। वो किस चीज को दर्शाता है? यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की एकता, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, मानवता की भाईचारा, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और ग्लोबलाइजेशन। तो वैसे देखने में इंटरनेशनल रिलेशन, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, ये तीनों लगभग सेम से लगते हैं, परंतु इसका करेक्ट आंसर है यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। खुद कुबर्टीन ने भी एक बार कहा, एक जगह कहा है, दैट द रिंग आल्सो रिफ्लेक्ट ए वर्ल्ड बॉन्डेड टुगेदर। पूरा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ है बाय द गोल ऑफ ओलंपिज्म। So the correct answer of question number 1 is A. Question number 2, which of the following cannot provide energy? Very easy question है, न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो न्यूट्रिशन को भी एक बार नजर में डाल लेना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा आती है, फैट से कितनी कैलोरी ऊर्जा आती है, विटामिन ऊर्जा देता है कि नहीं देता है, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसको एक बार रिवाइज कर लें और इसका करेक्ट आंसर है विटामिन। विटामिन ऊर्जा प्रदान करता क्या होता है? इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बनाए रखने के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन आर मेजर्ड थ्रू। जो हमारी स्पाइन है उसके एक पर्टिकुलर इंटीरियर पोस्टीरियर कर्व होते हैं। यदि उनमें कुछ न कुछ बढ़ता है तो बॉडी डिफॉर्मिटीज आ जाती है। तो बॉडी डिफॉर्मिटीज को भी आपको देख लेना है। जैसे पिछली बार इंडायरेक्टली लिटरल डिविएशन पूछ लिया, जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं। अगर पार्श्विक विचलन है कर्व में हमारी स्पाइन में तो उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। और अगर एंटीरियर साइड बड़ी है तो क्या होगा? जैसे लॉर्डोसिस है, क्वाइफोसिस है, फ्लैट फुट है, नोक नी है। ये जरूर एक बार पढ़ ले, इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आएगा। तो इसको लिटरल डिवीजन ऑफ स्पाइन जो है आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वर्टिगोग्राफ, स्कोलियोमीटर, इंफ्रास्कोलियो और गोनियो स्पाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्कोलियोमीटर के द्वारा स्पाइन का लेटरल डिविएशन मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोमॉर्फ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो इंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ को पढ़ ले। मैंने एक वीडियो डाली हुई है, हाउ टू कैलकुलेट योर बॉडी मेसोमॉर्फिक थिंग्स। तो आप कभी कभी वो आंकड़े देते हैं कि ये कौन सी बॉडी के अंतर्गत आएगा, उसको जरूर देखें। देख रहे हैं मेसोमॉर्फी यानी 3 प्रकार की होती है। तो मेसोमॉर्फी क्या है? बीच वाली है, शॉर्ट एंड थिक नेक, चेस्ट विद फैटी ब्रेस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक, लॉन्ग एंड सिलेंडर नेक। तो आप देख रहे हैं मेसोमॉर्फी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक, मजबूत होती है उसकी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि शॉर्ट एंड थिक नेक होती तो क्या होता? एक्टोमॉर्फ। चेस्ट विद फैटी ब्रेस्ट होती तो क्या होता? एंडोमॉर्फ। So the correct answer of this question is option C. Who invented the law of learning first? सीखने के बहुत सारे नियम बने हैं। एक साइंटिस्ट है, नाम दिए, उनमें से उसने 3 नियम बनाए थे सबसे पहले, उसके बाद में फिर अनेकों नियम आए। तो उसका नाम क्या है? हल, थॉर्नडाइक, पॉलवैक, कॉलर।
तो आपको याद कर लेना, पावलोव ने भी कुछ नियम बनाए, कुछ मैकॉलर ने बनाए। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 3 नियम बनाए थे सीखने के, वो तीनों नियम भी याद कर लें। लॉ इफेक्ट वाला जो आपको फायदा हो सकता है पर्सन वहां से पूछ लिया जाए। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बी, थॉर्नडाइक। Question number 6, which is area of 23rd meter in hockey field? 23rd मीटर का एक एरिया होता है, तो उसकी मेजरमेंट लिखी है। हॉकी फील्ड की चौड़ाई कितनी है? 55 मीटर। तो उसके एरिया की चौड़ाई तो निश्चित है, लेकिन उन्होंने जो डेप्थ बोल दिया है, यानी कि फील्ड को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है लंबाई में, तो एक हिस्सा गुना उसकी चौड़ाई 23rd मीटर एरिया कहता है। और इसको फाउल गेम एरिया भी कहते हैं, ध्यान रखना। हो सकता है पर्स को पलट के कर लिया जाए। तो देखेंगे 22.90, 22.95, 22.92, 22.98। तो आपको विदित है कि जो लाइन की चौड़ाई होती है मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर होती है, और जैसे बैक लाइन इसमें इंक्लूड रहेगी, तो जो 23rd मीटर फाउल लाइन की जो चौड़ाई है वो एक्सक्लूड रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22.95 इंटू 55 मीटर। Foul game played in 23rd meter area, the width of marking line excluding, which is 5 centimeter. गोल एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, याद रखना है, फुटबॉल ग्राउंड में गोल एरिया भी होता है, पेनल्टी एरिया भी होता है। तो हो सकता है पेनल्टी एरिया पूछ लिया जाए या गोल एरिया को रिपीट कर लिया जाए। तो क्या होता है आप देखेंगे, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज, हमेशा याद रखना है। ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट। उसके लिए 8/8 का फार्मूला याद रखना है, गज में चौड़ाई और ऊंचाई में फीट होती है। तो इन्होंने ऑप्शन दिए 4, 6 यार्ड, 6 यार्ड, 18 और 8 यार्ड, 20 यार्ड, 18, 44। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर है 6 यार्ड बाई 22 यार्ड्स है। कैसे? गोल पोस्ट की चौड़ाई 8 यार्ड हुई, राइट साइड में भी 6 यार्ड लेंगे और लेफ्ट साइड में भी 6 यार्ड लेंगे, तो 6 + 8 क्या हुआ? 20 यार्ड्स। और 6 यार्ड फिर अंदर उस लाइन को बढ़ाते हैं, तो वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? गोल एरिया कहलाता है। इसी प्रकार पेनल्टी एरिया कितना होगा? गोल पोस्ट की चौड़ाई 8 और उसकी राइट साइड में 18 यार्ड और लेफ्ट साइड में भी 18 यार्ड, और फिर उसको 18 यार्ड एक लाइन अंदर होते हैं, उसको मिला देते हैं। तो 18/44 यार्ड का एरिया क्या कहलाता है? पेनल्टी एरिया। ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टेस्ट? अच्छे टेस्ट का कौन एक क्राइटेरिया नहीं है? हम एक टेस्ट बनाते हैं तो अच्छे टेस्ट की क्या क्या गुण होने चाहिए पूछा है। जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में हमें बताना है। ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है सब्जेक्टिविटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है। ये तीनों किसी भी अच्छे टेस्ट के लिए होना अनिवार्य है, मानक टेस्ट की शर्तें हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन द कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी का मतलब सहनशीलता क्षमता, किस टेस्ट से नापते हैं? हार्वर्ड टेस्ट, कोपर टेस्ट, मार्गेरिया टेस्ट और बेंच टेस्ट। इंडोरेंस नापने के लिए, कार्डियोवास्कुलर नापने के लिए क्या होता है? ये तो लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग होती है या स्टेप टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज क्या कर दिया कि मार्गेरिया स्टेप टेस्ट लिख दिया, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये होगा। और हार्वर्ड टेस्ट को आधा लिखा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जबकि करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ही कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी मेजर करता है। मार्गेरिया टेस्ट क्या करता है? लोअर जो लिम्ब है हमारे, नीचे वाले हैं, उनकी स्ट्रेंथ को मापने के लिए ये किया जाता है, इसमें सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। कोई भी आप आयोजन करना है तो उसके लिए आप प्लान करते हैं। तो प्लान के लिए सबसे पहले आप क्या निश्चित करेंगे? डिटरमाइन गोल्स, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, आप फैसिलिटी और मोबिलाइज तो रिसोर्स तब करेंगे जब पहले कोई प्लान बनाएंगे। और प्लान किस पे आधारित होती है? सबसे पहले, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, डिटरमिनिंग ऑफ गोल्स। तो करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, इन हॉकी द कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम द। देखो हॉकी से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखें, हॉकी महत्वपूर्ण है, उसकी ग्राउंड की मेजरमेंट जरूर देख लें और 1-2 नियम पढ़ लें, अभी समय है, हॉकी को आपको रिवाइज करना है। बैक लाइन, सेंटर लाइन, 25 यार्ड लाइन और गोल लाइन। तो जो कॉर्नर हिट है वो कहां से ली जाती है? हॉकी में बैक लाइन से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेसिस। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हमारे टाइम पे भी इसका डिस्टेंस पूछा गया था जब हमने टीजीटी टेस्ट दिया। ये विगत 2016 में पूछा गया, हो सकता है अब की बार भी पूछा जाए, क्योंकि मैराथन रेस एक किस्म से एथलेटिक्स की सबसे टफ रेस मानी जाती है, लंबी रेस है।
तो इसकी कुल दूरी कितनी होती है, इसका ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसकी कुल दूरी है, आप याद रखना, नीचे आपके 42.195 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, 3 सेकंड रूल इज अप्लाइड इन द गेम ऑफ। कुछ गेम होते हैं जिसमें 3 सेकंड, 5 सेकंड और 30 सेकंड का रूल लागू होता है। जैसे कबड्डी में 30 सेकंड की रेड है, इसी तरह कई में वॉलीबॉल में सर्विस इतने सेकंड के अंदर कर देनी चाहिए, तो ये याद रखना है। तो 3 सेकंड रूल इज रिलेटेड टू नॉट कबड्डी, नॉट खो खो, नॉट टेबल टेनिस, इज रिलेटेड टू द बास्केटबॉल। ए करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स टॉप फॉर्म डिपेंड ऑन, जो खेल की टॉप फॉर्म है वो किस पर निर्भर करती है, आप देखेंगे ट्रेनिंग बिल्कुल मानेंगे, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स यस इससे भी तय होती है, डाइट पे भी निर्भर करती है, इक्विपमेंट पे भी निर्भर करती है, परंतु अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों किसके पार्ट हैं, ट्रेनिंग के। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, सक्सेस एंड फेलियर इन लर्निंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द साइकोलॉजी का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का प्रश्न है। स्ट्रेंथ ऑफ द अर्ज टू अचीव, मतलब कुछ प्राप्त करने की अर्ज होना, भूख होना। इंटेंशन ऑफ प्रोग्रेसिवली इंप्रूव परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने की इंटेंशन रहना निरंतर। लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, जो उसका प्रेरणा का स्तर है वो, या एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड अनायंस। तो आप देखेंगे कि सक्सेस से हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन, फेलियर से क्या होता है, हम दुखी होते हैं, अनायंस। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन डी। Question number 16, competition conducted within the four wall of the institution are, जो कंपटीशन है जिसमें केवल उसी संस्थान, उसी इंस्टीट्यूट के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन जिसने याद नहीं किया तो उसके लिए आसान ही नहीं है। इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, इंडोर कंपटीशन, आउटडोर कंपटीशन। सो द करेक्ट आंसर इज इंट्रामुरल्स, जो उसी संस्थान के बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलेटिक पर्सनैलिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, देखो ये फ्री साइकोलॉजी का आया प्रश्न। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रावर्सन, फाइटिंग स्पिरिट, सबमिशन। तो जो एथलेटिक पर्सनैलिटी है उसके कौन कौन से फैक्ट हैं, उससे अलग देखना है। 3 तो जरूर उसके हैं और 1 नहीं है। तो आप देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्का होता है एथलीट्स में, एक्स्ट्रावर्सन बिल्कुल बहिर्मुखी होता है, दूसरों की मदद करने वाला भी होता है, फाइटिंग स्पिरिट तो होती ही है, सबमिशन आत्मसमर्पण करने वाला, सरेंडर करने वाला था। ऑप्शन इसका क्वेश्चन का क्या है, डी करेक्ट आंसर है, ये पर्सनैलिटी का भाग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम। देखो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए उसको भी देख लेना है, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बुक को भी पढ़ लेना है। तो कोई भी जो प्रोग्राम है उसका पहला स्टेप क्या है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, बजटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जैसे प्लान जब हम करते हैं तो सबसे पहले अपना गोल तय करते हैं, जब प्लान बन जाती है तो सबसे पहले प्लान के बाद ही तो हम स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, इन सब पे आधारित होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, प्लानिंग। पहले योजना बनाएंगे और उसके बाद योजना के अनुसार दिशा निर्देश करते हुए स्टाफ लगाएंगे, बजट रखेंगे, उसका स्टाफ को रिक्रूट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट टू डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19, इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट ऑफ द सेंस ऑफ। जो पहले देखो इंट्रामुरल प्रोग्राम का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन से चौथा पांचवा प्रश्न है, इसीलिए उस पेपर को भी आपको अवॉइड नहीं करना है। तो इंट्रामुरल प्रोग्राम क्या करता है, क्योंकि उसी संस्थान के बच्चे भाग लेते हैं, इसलिए क्या यह उनमें अचीवमेंट की सेंस उपलब्ध करता है, इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमर, इंजॉयमेंट। एक किस्म से देखे तो उससे इंजॉयमेंट भी उसका उद्देश्य था, परंतु इंट्रामुरल का सबसे मेन पर्पस होता है इन्वॉल्वमेंट, ताकि अधिक से अधिक बच्चे शामिल हो सके। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रामुरल है उसका क्या उद्देश्य होता है, इंट्रामुरल का इन्वॉल्वमेंट है तो एक्स्ट्रामुरल का अचीवमेंट होता है। हो सकता है प्रश्न को इस तरह से पूछ लिया जाए। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉम्पिटिशन प्लान इज कॉल्ड। देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रश्न है ये, जबकि एमपीएड के लेवल का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पार्ट आता है, लेकिन इसमें भी पूछ लिया क्योंकि बेसिक जानकारी बीपीएड में भी आपको इतनी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए। तो जो कोई भी कंपटीशन आप करने जा रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट है, उसको क्या कहते हैं, टेक्निक, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी और स्किल। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज स्ट्रेटजी। हम उससे पहले ही योजना बनाते हैं उसको। और टैक्टिक्स क्या होती है, ड्यूरिंग गेम हम उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना। टेक्निक क्या है, ए मॉडल टू परफॉर्म ए टास्क, किसी भी स्पोर्ट टास्क को निर्धारित करने का, परफॉर्म करने का जो तरीका है उसको टेक्निक कहते हैं। और स्किल क्या है, मास्टरी ओवर द टेक्निक इज कॉल्ड स्किल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। और मैंने ये चारों बताए, तो कुछ भी अगर घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सही सही आंसर
चूज करना है। विच इंडियन कैप्टन माउंटेड ऑन द विक्ट्री स्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ओलंपिक, ओलंपिक से दूसरा पर्सन आया और डायरेक्टली ये ध्यानचंद हॉकी से रिलेटेड है, जयपाल सिंह हो सकता है लोगों को कंफ्यूजन हो, केडीसी बाबू सिंह सीधी सी बात है हॉकी से, कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है, इस तरह के पर्सन भी पूछ ले जाते हैं कि भाई ये किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है जयपाल सिंह। 1928 के ओलंपिक में पहली बार वो मेडल सेरेमनी जब थी तो जयपाल सिंह कैप्टन थे, तो जयपाल सिंह वाज ऑन द विक्ट्री स्टैंड। और जयपाल सिंह क्या थे, इंडियन थे, दो कैप्टन होते थे उस समय, आप ध्यान रखें, एक ब्रिटिशर्स और एक इंडियन, क्योंकि इंडियन को हिंदी कम आती थी तो उनको लिए इंडियन कैप्टन और जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए ब्रिटिश कैप्टन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह के साथ में ब्रिटिशर्स कौन था कैप्टन, बोरिन एरिक पेनिंगर, इसको याद कर ले, हो सकता है पर्सन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि हॉकी और ओलंपिक दोनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक, देखो स्पेशल ओलंपिक से फिर प्रश्न पूछा गया। आप ध्यान रखें ओलंपिक के इस समय 4 वेरिएशन है, पहला समर ओलंपिक, दूसरा उसी के साथ में उसी में होता है पैरा ओलंपिक, ध्यान रखें समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक एक साथ साथ होते हैं, पैरा एथलीट साथ साथ चल रहे हैं इस समय टोक्यो में भी। फिर होते हैं विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक के बाद उसी वर्ष में उसी देश में हो जाते हैं, सामान्यतः 99%, और स्पेशल ओलंपिक, तो इसमें स्पेशल ओलंपिक पूछा कि सबसे पहले कहां हुए, सो करेक्ट आंसर इज दिस अमेरिका, अमेरिका के 1968 में शिकागो शहर में हुए थे, और 2 देशों के एथलीट्स ने भाग लिया था स्पेशल ओलंपिक में, यूएसए और कनाडा के, सिर्फ 2 देशों के भाग लिया था। और कैसे, डिसेबिलिटीज कौन सी, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए जो ओलंपिक आयोजित किया जाता है उसको स्पेशल ओलंपिक कहते हैं, जिसकी प्रथम शुरुआत अमेरिका से 1968 में। हाँ, ये प्रत्येक 4 वर्ष से नहीं किया था, लेकिन ये एसोसिएशन भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि जो सब स्पेशल ओलंपिक है उसमें किस प्रकार की डिसेबिलिटीज वाले लोग भाग लेते हैं, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज फिजिकल डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिजाइन द ओलंपिक एम्ब्लेम, ओलंपिक का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो किसने डिजाइन किया, पियर डी कुबर्टीन, किंग जॉर्ज, डेमेट्रियस विक्टोरियस, हेनरी डी पेले। तो इसका करेक्ट आंसर सीधे सीधे पियर डी कुबर्टीन है। ओलंपिक एम्ब्लेम क्या है, झंडा और उसके बाद 5 रिंग, और पहला ही प्रश्न पूछा गया था जो वर्ल्ड्स टुगेदरनेस, ओलंपिक एम्ब्लेम मींस 5 कॉन्टिनेंट रिंग, ध्यान रखिए। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय ओलंपिक एम्ब्लेम, 5 कॉन्टिनेंट रिंग। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 2016 में प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह से पूछा जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इस समय कौन प्रेसिडेंट हैं, या इसी तरह से इंडियन एथलेटिक फेडरेशन के कौन प्रेसिडेंट है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। तो जो 2-3 बड़ी चीज जैसे चाहे फुटबॉल की एसोसिएशन हो, ओलंपिक की एसोसिएशन हो, इनको आपको याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर था नरेंद्र ध्रुव बत्रा। क्वेश्चन नंबर 25, द सिटी ऑफ ओलंपिया इज इन, देखिए ओलंपिक से फिर एक प्रश्न पूछा गया जो इससे लगता है कि जो विगत वर्ष जिसने पेपर बनाया वो ओलंपिक से और ओलंपिक मूवमेंट से काफी प्रभावित था, उसने काफी प्रश्न ओलंपिक से पूछे हैं। पेपर बनाते समय जो पेपर बनाने वाला है उसकी एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट का भी प्रभाव पड़ता है, तो उससे अधिकांश प्रश्न आ जाते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट के प्रत्येक पहलू को छोड़ना नहीं है, रिवाइज कर देना है, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। तो कहां से शुरू हुआ, रोम से, इटली से, ग्रीस से, जर्मनी से, करेक्ट आंसर इज ग्रीस, यानी कि ग्रीक, यूनान। क्वेश्चन नंबर 26, which philosophy of education define teacher as a role model of students? 4 आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और एक्सेशनरियलिज्म, ये तीनों पुराने ट्रेडिशनल फिलोसफी के स्कूल हैं। आइडियलिज्म आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, वास्तविकवाद, और एक्सिडेंशियलिज्म अस्तित्ववाद अभी आया है। तो इनमें से कौन सा वाद टीचर को रोल मॉडल, आदर्श कहता है कि भाई टीचर आदर्श होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज ए, आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है, कहता है वो हेल्पर होना चाहिए, न कि उसका आइडियल होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। एक्सेंट्रिज्म तो छोड़ देता है, बिल्कुल फ्रेंडली रहने, वो कहता है कि टीचर जो है फ्रेंडली होना चाहिए, बस उसको हेल्प कर देनी चाहिए, बाकी उसको कोई इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए बच्चे के जीवन में। क्वेश्चन नंबर 26, फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूड इन, काफी डिफिकल्ट पर्सन पूछा गया। देखो कि किस संगठन के
किस उसमें चार्टर में फिजिकल एजुकेशन को प्रत्येक व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट की श्रेणी में रखा गया। WHO, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इसने तो भी किया। SNEPS है, ये भी फिजिकल से संबंधित है। HRD मिनिस्ट्री, इसमें थोड़ा लगता है कि HRD मिनिस्ट्री डायरेक्टली फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। यूनेस्को भी काफी बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को चार्टर। इसने अपनी 29वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी 1978 में, उसके चार्टर में फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन पास किया था, इंक्लूड किया था। तो याद रखें कि ये किस मीटिंग में हुआ, हो सकता है इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए। तो 78 में 29वीं कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यूनेस्को ने फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन को पास किया। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज हॉकी मैच स्टार्ट। देखिए हॉकी का एक और प्रश्न आया, विद बैक पास, विद फॉरवर्ड पास, विद बॉलिंग, विद हिट। सभी हॉकी की टर्मिनोलॉजी है, फॉरवर्ड पास भी दिया जाता है, बैक पास भी होता है, बॉल भी होता है, हिट भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, स्टार्ट किससे होता है, विद बैक पास। लेकिन आपको एक और ध्यान रखना, हो सकता है प्रश्न बदल जाए, पूछ जाए, उस बार भी पूछा जा सकता है। वंस बॉल स्टक इनटू गोलकीपर पैड देन इट स्टार्ट विद बुली। तब ये बुली से स्टार्ट होता है मैच। यदि भाई कीपर की पैड में बॉल फंस गई है तो हॉकी में दोबारा जो मैच स्टार्ट होगा बुली से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द स्पोर्ट्स कोचेस इन इंडिया। वेरी इजी है, अगर आप रखें तो हाईएस्ट अवार्ड पहले खेल के खिलाड़ी को देने वाला कौन सा था, अर्जुन अवार्ड, लेकिन अब कौन सा हो गया, खेल रत्न अवार्ड हो गया। और प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, अवार्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्जुन अवार्ड पहला किसे मिला, खेल रत्न अवार्ड पहला किसे मिला, हाईएस्ट खेल रत्न अवार्ड कौन सा है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला, पहला अर्जुन अवार्ड गर्ल्स श्रेणी में किसे मिला, पहला खेल रत्न अवार्ड गर्ल्स श्रेणी में किसे मिला, पहला अवार्ड गर्ल्स श्रेणी में किसे मिला। इसको भी याद कर लेना है, जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड। एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ साई, साई एक संगठन है और डायरेक्टर जनरल उसका होता है, लेकिन एक बाई वर्च्यू उसका एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट कहलाता है। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका। ये बाय वर्च्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एक्स ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट होता है साई का, और डायरेक्टर जनरल साई को सीधे सीधे चलाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, द विंटर ओलंपिक वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर। देखिएगा पूछ लेगा विंटर ओलंपिक कब इंट्रोड्यूस किए गए, और आपको ये भी देखना कि पैरा ओलंपिक कब इंट्रोड्यूस किए गए, ये भी देख लेना है। और समर ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक पहले पूछा ही गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ इज दिस डी 1924। और कब, कहाँ, 1924 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, समर ओलंपिक फ्रांस में, पेरिस में। तो उसी के साथ में फ्रांस में ही फिर समर ओलंपिक के बाद में विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए, चिम्निक्स फ्रांस, यानी कि फर्स्ट विंटर ओलंपिक वर हेल्ड एट चौमेनिक्स फ्रांस इन 1924। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन। प्रेरणा है और उसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा एक आर्टिफिशियल की कैटेगरी में नहीं आता। तो प्रेज है, दूसरे के द्वारा प्रशंसा की गई, रिप्रूफ दूसरे के द्वारा आलोचना की गई, रिवार्ड दिया गया बाह्य है, पनिशमेंट दंड दिया गया, लॉ ऑफ इफेक्ट और रिफ्लेक्सिस में आपको चूज करना है। ये तो ऑलरेडी आर्टिफिशियल मोटिवेशन के टाइप हैं ही। लॉ ऑफ इफेक्ट भी आर्टिफिशियल श्रेणी में आएगा, क्योंकि प्रेज और रिवार्ड का क्या फर्क पड़ता है, रिप्रूफ पनिशमेंट का क्या फर्क पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिफ्लेक्सिस ऐसा है जो विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मोटिवेशन। ये ऑटोमेटिकली किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने की अपने आप और रिफ्लेक्सिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एथलीट अपॉन ए स्पोर्ट्स इंजरी। खेल को चोट लगी और तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का पर्सन है, एनाटॉमी से भी रिलेटेड आप कह सकते हैं। शॉर्ट वेव डायथेरेपी, क्रायोथेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ और व्हर्लपूल। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्रायोथेरेपी, यानी ठंडी चिकित्सा देनी चाहिए, ठंडे पानी के पैक या आइस आप देखते हैं, ये दी जानी चाहिए इमीडिएट ट्रीटमेंट। और बाकी सबके सब क्या है, रिहेबिलिटेशन की विधियां हैं, मीन्स और मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर ए पार्ट ऑफ। देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक और पर्सन पूछा गया, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग और फर्स्ट ट्रेनिंग। तो जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग किसके प्रकार हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के हैं।
न कि फर्टलाइक ट्रेनिंग भी एक तरह से स्लो और फास्ट है जो जंगल में की जाती है। इंटरवल ट्रेनिंग है, बीच में रेस्ट दिया जाता है। इम्पार्शियल रिकवरी वेट ट्रेनिंग वेट के साथ की जाती है। तो ध्यान रखना है, हो सकता है पर्सन को वापस ये ऑप्शन के साथ ऊपर पहुंचा जाए और उसका उत्तर पूछ लिया जाए। याद करना है, याद रखना है, रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 35, माइकल फ्रेरा इज एसोसिएटेड विद चेस, बिलियर्ड्स, गोल्फ और वेस्टर्न। जरूर एक से या दो पर्सन इस तरह के पूछे जाते हैं कि खिलाड़ी का नाम दिया जाता है और उससे खेल का पूछा जाता है। कभी कभी खेल का नाम देते हैं, उसका खिलाड़ी पूछा जाता है। जैसे मैंने पहले बात की ध्यानचंद, जयपाल सिंह, मिल्खा सिंह, तो उनके भी याद कर देना है कौन से गेम थे। ठीक इसी प्रकार माइकल फ्रेरा किससे संबंधित, बिलियर्ड से संबंधित है। माइकल फ्रेरा के बारे में क्या है, इन्होंने 1973 में बिलियर्ड्स में अर्जुन अवार्ड मिला और 1980 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। तो जो सिविलियन को जो अवार्ड दिए जाते हैं उनमें पद्म भूषण हाईएस्ट थर्ड कैटेगरी में आता है, जो इन्हें 1981 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, लंग कैपेसिटी यूजुअली मेजर्ड बाय, जो हमारी फेफड़ों की क्षमता है वो किसके द्वारा नापी जाती है, एक उपकरण होता है उसके लिए पर्टिकुलर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, स्पायरोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पायरोमीटर। इसी को वेट स्पायरोमीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्डेड पद्मश्री। पद्मश्री किस एथलीट को मिला सबसे पहले, पीटी उषा, जीडी रंधावा, वीएस चौहान, मिल्खा सिंह। तो आपको ध्यान है, पीटी उषा गेम क्या है, एथलेटिक्स है और पद्मश्री मिल चुका है। जीएस रंधावा एथलेटिक्स है, हर्डलिस्ट, ये पहले अर्जुन अवार्डी हैं, ध्यान रखना है। वीएस चौहान डेकाथलीट है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले किसको मिला, मिल्खा सिंह को, ऑप्शन डी। लेकिन अगर सभी गेमों का देखा जाए, ये सभी एथलीट्स थे, तो सभी गेमों का देखा जाए तो बलवीर सिंह सीनियर को हॉकी में सबसे पहले मिला था। किसी खिलाड़ी को यदि अगर बात करें, किसी भी खिलाड़ी को सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड किसे मिला, तो बलवीर सिंह सीनियर, जिसका विगत वर्ष देहांत हो गया है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है गेम्स वाली, उसमें बलवीर सिंह से संबंधित कई पर्सन मैंने आपको डिस्कस किए थे। हो सकता है पक्का अब की बार बलवीर सिंह सीनियर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएं, इसलिए उस वीडियो को भी देखें। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोर्स। ये रिसर्च से संबंधित है। हम जब कोई रिसर्च करते हैं तो दो तरह के स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्स यानी कि जिनसे सीधे सीधे आते हैं, प्राथमिक स्रोत कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स यानी द्वितीयक स्रोत। तो इनमें से कौन जो है सेकेंडरी सोर्स है, पिक्टोरियल रिकॉर्ड, मैकेनिकल रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड और टेक्स्ट बुक। सो करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या किसी और से ने लिखा है, वो किसी और की शोध को प्रकाशित हुआ, तो उसको भी हम कभी अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वे सब क्या है, सेकेंडरी सोर्स हैं, यानी किसी से हमने इंटरव्यू लिया। और पर्सनल रिकॉर्ड सब क्या है, और मैकेनिकल रिकॉर्ड, पिक्टोरियल रिकॉर्ड क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च है, डाटा है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एल्बो जॉइंट। देखिए बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का प्रश्न आ गया है। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और प्रोनेशन। डेफिनेटली जैसे जब दो, फ्लेक्शन क्या है, जब दो जोड़ के बीच में, मेरी बायोमैकेनिक्स पे मैंने एक उससे पहले वीडियो बनाई हुई है, उससे देखें, शायद मॉडल पेपर फर्स्ट है, उसको भी देखें मेरे यूट्यूब वीडियो पे, एक बार रिवाइज कर लें। एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो बिल्कुल निश्चित रूप से होती है, सभी को जानकारी है। रोटेशन और प्रोनेशन में आता है, तो प्रोनेशन आप भी देखेंगे, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट पर रोटेशन करने को मना किया जाता है, तो करते नहीं है कोई एथलीट। तो पहले समय में देखो आप नी रोटेशन करते थे, अब बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्योंकि वो उस जॉइंट पर वो मूवमेंट संभव ही नहीं है। अगर हम रोटेशन करते हैं तो उसमें इंजरी होने की संभावना रहती है। हाँ, प्रोनेशन में जरूर एल्बो जॉइंट भी भाग लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इस प्रश्न का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, एर्गोग्राफ मेजर्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट का प्रश्न है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, मसल लेंथ और मसल साइज। इसका करेक्ट आंसर है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ के वास्तव में एर्गोग्राफ क्या है, इज ए एपरेटस फॉर मेजरिंग द वर्क कैपेसिटी ऑफ मसल्स। किसी मांसपेशी की वर्क कैपेसिटी नापने का उपकरण है। तो यहाँ पे वर्क कैपेसिटी तो नहीं पूछी गई, लेकिन वर्क कैपेसिटी क्या होता है, वर्क किसे कहते हैं, यानी कि बल के परिणाम स्वरूप यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, आकार में परिवर्तन, तो कहते हैं कि काम हो गया, वर्क हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। और बल किससे जनरेट होता है, मसल से, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ से। तो इसीलिए ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ए, मस्कुलर स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो किसने बनाया, किसने दिया।
हिटर, कुबर्तीन, हेनरी, जिडानो, सेक्टर। देखिए ओलंपिक से कितने प्रश्न पूछे गए और एक एक प्रश्न को दोबारा रिपीट कर दिया गया 2016 में, इसलिए याद करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कुबर्तीन। पियर डी कुबर्टीन कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। फिर 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के गठन के बाद में पहली मीटिंग हुई और 1896 में कहाँ निर्णय लिया गया? ग्रीस में करेंगे भाई पहला जो ओलंपिक हो, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ये वहीं से थी, तो इसके लिए पहला ओलंपिक वहां करेंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना, हो सकता है की बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 42, इन स्पोर्ट्स एर्गोनिक एड्स हेल्प टू। ऑप्शन दिए गए जो एर्गोनिक एड्स हैं, यानी कि कुछ हम लेते हैं एर्गोनिक एड्स, तो उनका क्या काम होता है? इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, इंक्रीज कंसंट्रेशन, इंक्रीज पेन, अर्ली वनसेट ऑफ द फटीग, और कोड को मिलान करना होता है। देखिए ये नेट के लेवल का प्रश्न भी पिछली बार टीजीटी में पूछ लिया गया एक प्रश्न। तो आप देखें, पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय मैंने बोला कि जिस किसी एक ऑप्शन पे आप बिल्कुल निश्चित हो जाए कि एर्गोजेनिक एड्स ये काम करते हैं, तो उसको पकड़ के फिर आपको देखना है कि भाई कहाँ वो ऑप्शन है। तो पहला सीधा है इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। जो एर्गोजेनिक एड्स हैं वो ये तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन ए कहाँ है? इसमें है, और ऑप्शन 2 में। तो इन दोनों को हटा देते हो। अब ए और सी के बीच में कौन ठीक है, फिर आप पढ़ें। तो ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस तो बढ़ाते हैं, परंतु इनके उससे जैसे फिर रेस्ट होगा तो फिर बहुत थकान महसूस करता है। अर्ली वनसेट ऑफ फटीग, फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Who was the first woman player to receive अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड देखिए मैंने पहले भी बात की थी कि पहली महिला कौन थी जिसे अर्जुन अवार्ड मिला। तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी पूछा जा सकता है, पहली महिला कौन है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी पूछा जा सकता है वुमेन कैटेगरी में, इसलिए उसको याद कर लें। एम डिसूजा बैडमिंटन प्लेयर है, के संधू बैडमिंटन प्लेयर है, मीना शाह बैडमिंटन प्लेयर है, एस डिसूजा भी बैडमिंटन प्लेयर है। तो ये सबसे पहली है डी, एस डिसूजा। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को मिला। और गर्ल्स में किसे मिला? कर्णम मल्लेश्वरी को। तो इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 44, स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज आल्सो नोन एज। वॉलीबॉल से प्रश्न पूछा गया कि वो स्मैश जो करता है उसको क्या दूसरे नाम से जाने जाते हैं? लिफ्टिंग, स्पाइकिंग, सर्विस और ब्लॉकिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का प्रश्न है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जब हम पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब हम पढ़ते हैं, कि एक स्थिति में सीख रहा जब दूसरी स्थिति में सीखने में सहायक हो या बाधित हो, तो वो किस श्रेणी में आता है? लर्निंग कर्व में, नेगेटिव लर्निंग में, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और ये कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। प्लेटू क्या है? जब हमारी परफॉर्मेंस सब प्रयासों के बाद भी बढ़ना बंद कर देती है, रुक जाती है, तो उसको प्लेटू कहते हैं। वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित है, इसे भी याद रखना है। हो सकता है इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 46, एन एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल हैज। पहले मेसोमॉर्फ पूछा गया, अब की बार एक्टोमॉर्फ पूछा गया। मेसोमॉर्फ मतलब मस्कुलर, एक्टोमॉर्फ मतलब थिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थिन एंड स्लेंडर फ्रेम, बल्कि स्टॉकी बॉडी, मस्कुलर एंड एथलेटिक फ्रेम, बॉडी इज ब्यूटीफुल इमेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और बल्कि स्टॉकी बॉडी किसमें होती है? इंडोमॉर्फ की। मस्कुलर एथलेटिक बॉडी किसकी होती है? मेसोमॉर्फ की। और ब्यूटीफुल बॉडीज इमेज भी आप किसको कह सकते हैं? मेसोमॉर्फ को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑक्टर इन बोन। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का प्रश्न पूछ लिया गया है कि कहाँ आता है एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर? बिलो द नी, इन द स्पाइनल कॉलम, अबव द नेक और इन द आर्म। तो सामान्य इसका करेक्ट आंसर है ए, बिलो द नी ही आते हैं। और कहाँ आता है वो ज्यादातर? एक्सरसाइज रिलेटेड सिन बोन में, आपके सिन में दर्द होने लगता है, टीबिया फ्रैक्चर इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विद विच गेम बुली इज एसोसिएटेड। देखो पूछा गया बुली किससे संबंधित है, हॉकी का प्रश्न है ये फिर। क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ और हॉकी। सो करेक्ट आंसर इज हॉकी। जब गोलकीपर की पैड में बॉल फंस जाती है तो उसको बुली से स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी भी देख लेनी है एक बार तो जरूर, किन किन गेम्स की? फुटबॉल की, एथलेटिक्स की, क्रिकेट की, हॉकी की, वॉलीबॉल की, कबड्डी की। ये टर्मिनोलॉजी देख लेनी है, ये टर्मिनोलॉजी आने की संभावना रहती है, 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इन स्प्रिंटिंग रेसेस विच इज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो हमारी स्प्रिंट रेसेस है 100, 200, 400 मीटर, उनमें कौन सा महत्वपूर्ण है? लेग पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, लेग लेंथ एंड टाइप ऑफ मसल फाइबर। करेक्ट आंसर क्या है? मस्कुलर एंड्योरेंस, क्योंकि सहनशीलता की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी स्पीड की आवश्यकता होती है। स्पीड किससे होती है? लेग पावर, लेग लेंथ और उसके टाइप ऑफ फाइबर पर डिपेंड करती है।
क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है मॉडल नंबर 5 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल इंजरी? एबर्सन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क तो पक्का स्पाइनल इंजरी होती है, डिसलोकेशन भी हो सकता है स्पाइन में, फ्रैक्चर भी हो सकता है, लेकिन एबर्सन क्या है? छिलना, तो स्किन की इंजरी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। थैंक यू वेरी मच। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, इससे संबंधित कुछ और वीडियो मैंने मॉडल पेपर बनाए, एक बार जब भी समय मिले आप वॉकिंग पे जाए, जॉगिंग पे जाए, उसको देखते रहें, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसी मेरी आशा है। मॉडल पेपर 6 में परसों अपलोड करूंगा, वो भी 2016 के टीजीटी पेपर जो आया था पर्सनल फिजिकल एजुकेशन में, उस पर आधारित होगा। ये 2 मॉडल पेपर आने वाला, ये 5वां और 6वां बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, इसलिए इसे जरूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। मॉडल पेपर 6 के इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।